आज हम LLB थर्ड ईयर के सब्जेक्ट ट्रस्ट, इक्विटी एंड फिड्यूशियरी रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जो साम्य न्याय एवं सद्विवेक सब्जेक्ट का नाम है। थर्ड ईयर की स्टूडेंट्स के लिए है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसकी विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर या वह विषय क्या कहता है, हमें पहले देखना चाहिए उसका इंट्रोडक्शन कि वह सब्जेक्ट क्यों और कैसे आया है, उस सब्जेक्ट की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि इस चीज़ को, ट्रस्ट को, इक्विटी को या FR को आना पड़ा, या ऐसी क्या व्यवस्थाएं हुई जिनके खिलाफ यह नियम प्रतिपादित हुए। तो हम बात करें ट्रस्ट, इक्विटी एंड FR की, तो आज हम टॉपिक करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रस्ट, इक्विटी एंड FR। हम बात करते हैं, एक जीवन है, विश्व के अंतर्गत जो भी है, एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सभी अधिकारों या कर्तव्यों से अवगत हो सकता है, या जिस पर अधिकार कर्तव्य इम्पोज किए जा सकते हैं, या किसी कार्य को कर सकता है या नहीं कर सकता है, या कोई भी ऐसा कार्य हो जिसमें चिंतनशील अपन कह सकते हैं, कॉन्साइंस यानी कि सोचने और समझने की तर्क या विवेक बुद्धि शक्ति हो, वह मात्र विश्व के अंतर्गत एक ही मानव प्राणी है। तो मानव प्राणी होने के नाते वो हमेशा मनुष्य क्या रहा, एक सभ्य और सामाजिक ही प्राणी रहा है। आप किसी समाज में रहते हैं, किसी कम्युनिटी में रहते हैं, किसी फैमिली में रहते हैं, तो हमेशा किसी न किसी रूल और रेगुलेशन से बंधे रहते हैं। आपका जीवन, आपकी दिनचर्या किसी न किसी रूल और कंडक्ट से क्या होती है, नियंत्रित होती रहती है। तो ये मनुष्य की जो आदत है किसी व्यवस्था के अंतर्गत नियंत्रित रहते हुए अपने कार्य को करना, यह उसको बचपन में ही आ जाती है, क्योंकि बचपन में भी रूल रेगुलेशन होते हैं फैमिली के, स्कूल्स के रूल रेगुलेशन, दोस्तों के साथ हो तो उसके रूल रेगुलेशन, ऐसे ऐसे करते हुए एक समाज का अभिन्न अंग बन जाता है। और समाज का अभिन्न अंग होने से वो क्या हो गया, सभ्य और एक सामाजिक प्राणी बन गया। तो सभ्य और सामाजिक प्राणी है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें क्या है, विवेक और चिंतनशील हमेशा से ही, आरंभ से ही रहा है। चाहे यदि प्राचीन काल की बात हम करें तो भी वह हमेशा नियमों से शासित होता रहे, चाहे वर्तमान की बात करें, या चाहे जब कोई भी विधि नहीं थी तो वह हमेशा ईश्वर द्वारा जो प्रदत्त विधि है या कोई भी कार्य को ईश्वर का आदेश मानकर किया करते थे। तो स्वतंत्रता उसने कभी पसंद की ही नहीं है कि वह स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करे। हमेशा उसने एक सुव्यवस्थित तरीके से अपने जीवन यापन को ही माना है। तो हम, जैसे मैंने कहा कि हमेशा किसी न किसी नियम और आचरण की संहिता के द्वारा शासित होता रहा है। चाहे ऐसा नियम किसने बनाया हो, जब प्राचीन भारत में क्या था, राजा का शासक था, तो राजा ने जो भी नियम बनाए हों, चाहे ईश्वर के द्वारा प्रदत्त नियम हो, चाहे नेचुरल जस्टिस पर आधारित नियम हो, कोई भी नियम हो, हमेशा उसने नियम और कानून की अधीनता को सदा ही उसने स्वीकार किया हो। लेकिन वर्तमान और जो पुरानी व्यवस्था है उसमें बहुत अंतर और विभेद है। जब प्राचीन व्यवस्था थी उसके अंतर्गत अधिकारों को कोई महत्व नहीं दिया गया था, और जो भी नियम थे, जो भी विधि कहें अपन यदि उस शब्द को, या कोई रूल रेगुलेशन कहें, तो वो जो वर्ड थे वो बहुत ही कठोर थे, या इतने स्ट्रिक्ट थे कि उनका पालन उसको करना पड़ता था, या न करने पर किसी न किसी प्रकार की सजा या दंड का प्रावधान था। फिर भी मनुष्य ने क्या किया है, उसको सहर्ष स्वीकार किया है हमेशा, चाहे कोई से भी नियम या कानून आए हों। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक प्राचीन रोमन का कानून था, उसके अंतर्गत पिता को अपने पुत्र की संपत्ति को प्राप्त करने का, यानी कि प्राप्त भी कर ली पिता ने संपत्ति को, और उसको सीज करने का यानी कि जब्त करने का भी, और उसे कठोर दंड देने का भी अधिकार था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, परिस्थितियों में परिवर्तन आने लगा, सामाजिक परिस्थितियाँ बदलने लगी और इस व्यवस्था का विरोध किया जाने लगा। जब कभी भी नियम इतने कठोर हो कि आपके जीवन को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, या जीवन को सुचारू रूप से नहीं चलने दे रहे हैं, तो विधि क्या हो जाती है, वहीं पर समाप्त हो जाती है। क्योंकि विधि में परिवर्तन बाद में आता है, पहले क्या आता है, समाज में परिवर्तन आता है,
और विधि क्या कहते हैं, समाज का ही दर्पण इसीलिए की जाती है क्योंकि परिस्थितियों में सामाजिक परिस्थितियाँ बदलने लगी और इस व्यवस्था का विरोध किया जाने लगा। तो क्या होगा, जो लॉस था उसकी कठोरता को, उसके जो नियम थे, जो स्ट्रिक्ट नियम थे, उनको कम करने के लिए विवेक और चिंतन शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। यह जब कोई भी बात की लहर आती है या कोई भी जब ट्रेंड चेंज होता है तो क्या होता है, संपूर्ण विश्व में होता है। ऐसा ही नहीं कि जैसे मैंने एग्जाम्पल रोम का दिया है तो रोम में ही ऐसी बात हो, नहीं, इंग्लैंड में भी क्या हुआ था, ऐसी जो कॉमन लॉज थी उसकी कठोरता को कम करने के लिए उपाय सोचे जाने लगे। तो भारत भी इससे छूता नहीं रहा। भारत में भी ऐसे उपाय सोचे, कुछ ऐसे नियम कानून हैं जिनके लिए चाहे फांसी की सज़ा है या काला पानी की सज़ा है, जो छोटे मोटे अपराध होते थे उनके लिए भी था। तो उन विधियों की कठोरता को कम करने के लिए क्या किया गया, एक नया कंसेप्ट आया जो मनुष्य की विवेकशील और जो चिंतन शक्ति है, जो तर्क बुद्धि है, उसके कारण क्या आने लगा, बदलाव आने लगा। क्योंकि समय के अनुसार विधि हमेशा परिवर्तित होती है, समाज और परिस्थितियों के अनुसार वो स्थिर नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि जहाँ विधि यदि कठोर हो जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, किसी भी देश का विकास नहीं होगा। यदि हम इंडिया की बात कहें तो बृहस्पति ने ही कहा है कि केवल धर्म शास्त्रों पर के धर्म के आधार पर आप यदि कोई निर्णय दे रहे हो तो वो युक्तिहीन नहीं है। उससे क्या होगा, धर्म की हानि होती है। धर्म यह नहीं कहता कि गलत कार्य करो, धर्म वही कहता है कि आपने धर्म के नियमों के आधार पर किसी को निर्णय दे दिया तो वो निर्णय सही नहीं हो सकता, उसे धर्म की हानि होगी। नारद ने भी क्या किया, इसी मत का समर्थन किया है। नारद कहते धर्मशास्त्र विरोधे तो युक्ति युक्ते विधि स्मृतः, अर्थात किसी बात के संबंध में धर्मशास्त्रों में विरोध होने पर भी जो बात युक्त हो, जो बात रीजनेबल हो, उसी को ठीक करना चाहिए। ये नहीं कि धर्मशास्त्र में ये बात आ गई, इस धर्मशास्त्र में ये बात आ गई तो धर्मशास्त्र पढ़ना हो के जो विवेकशील चिंतन और जो युक्ति युक्तता है, जो न्याय संगतता है, जो रजू है, जो निष्पक्ष है, वही निर्णय लिया जाना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि रोमन में आया, फिर इंग्लैंड में आई ये भावना, ऐसे ऐसे कि भारतीय संपूर्ण विश्व में एक लहर हो गई कि जो कॉमन लॉज हैं, जो विधि की कठोरता है, उनको कम करने के लिए किसी भी प्रकार के ऐसे नियमों का निर्माण किया जाए। तो देखते देखते क्या हो गया, कानून न्याय प्रशासन में तर्क और विवेक का महत्व बढ़ गया। तो इस कारण क्या हो गया, तर्क के विवेक के आधार पर दी जाने वाली कानून में और न्याय प्रशासन में भी इनको स्थान दिया गया। अब ओवरऑल जो पढ़ा हमने भी, यह जो भी कंसेप्ट देखा प्राचीन भारत से अभी तक का, इस कंसेप्ट से क्या परिवर्तन आया कि वर्तमान न्याय व्यवस्था में इसे हम क्या कहते हैं, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस यानी कि साम्य, न्याय और शुद्ध अंतःकरण के नाम से संबोधित करते हैं। इन सभी व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए क्या गया, साम्य, न्याय और शुद्ध अंतःकरण आ गया। इसके कारण क्या हो गया, नई विधियों में कठोरता में कमी कर दी गई और एक अच्छे और नए कानून का निर्माण किया गया जो क्या कर सके, जिसको अपनाया भी जा सके और सभी के हितों की पूर्ति भी हो सके। तो इस प्रकार से जो हम सब्जेक्ट पढ़े कि क्या है ट्रस्ट, इक्विटी और एफआर क्या आया, तो इन परिस्थितियों के कारण क्या हुआ, इसका जन्म हुआ है। जब अगली क्लास में जब भी होगी अपनी, तो उस क्लास में अपन इंट्रोडक्शन करेंगे इक्विटी के बारे में कि इक्विटी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।